स्केटिंग्स। आज चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम आज ऑर्डिनल अप्रोच कंप्लीट करेंगे। और ऑर्डिनल अप्रोच में मैंने बताया था आप लोगों को, ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जानने के लिए दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, एक इंडिफरेंस कर्व और एक बजट लाइन। पहले आज हम इंडिफरेंस कर्व मैंने आप लोगों को बता दिया था। पहले आज मैं बताऊंगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंडिफरेंस कर्व शो करता है कि अगर भी कोई कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है तो कौन से कॉम्बिनेशंस को वो कंज्यूम करके सेम सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ एक शेड्यूल बना दिया है। मान लेते हैं कि कोई कंज्यूमर है, वो एक एप्पल कंज्यूम करता है तो उसको 15 बनानास चाहिए। तो जितनी सेटिस्फेक्शन इस कॉम्बिनेशन से मिल रही है, तो अब ये बोलते हैं कि अगर हम उसे 2 एप्पल दें तो वो कितने और बनानास को कंज्यूम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको कुछ बनानास छोड़ने पड़ेंगे और वो 10 बनाना देकर उतनी ही सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लेगा। फिर अगर 3 एप्पल लेता है तो कितने बनाना लेगा? 6 बनानास। देखिए, शेड्यूल लर्न करना बहुत ईजी है। आप एप्पल 1 2 3 4 5 यूनिट्स तक ले लीजिए। बनाना 5 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 15 से स्टार्ट करते हैं। रेशो जो होगा वो 5 4 3 2 1 ऐसा रहेगा। ये इसमें जो रेशो होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है, वो फॉल करता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब हम किसी चीज को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कॉन्टिन्यूसली फॉल होती रहती है। तो जब फॉल होगी तो फिर 15 में से 5 लेस कर देना 10 में से 4 लेस कर देना 6 में से 3 लेस कर देना 3 में से 2 लेस कर देना 1। तो ये शेड्यूल आपका इजीली बन जाएगा। अब बात करते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। ऑब्वियस सी बात है, ये सॉरी ये वो रेट होता है जिस रेट पे at which the commodities can be substituted with each other। जिस रेट पे हम कमोडिटीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक एप्पल 5 बनाना को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए रेशो क्या है इसका? 5:1 कि भाई अगर उसको 15 बनाना नहीं चाहिए तो अगर वो अपने 5 बनाना छोड़ रहा है तो कम से कम उसको एक एप्पल और चाहिए। इसी रेट को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। So that the total satisfaction of consumer remains the same। जिसकी वजह से क्या रहे, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहे, उसमें कोई भी फर्क ना पड़े। अब कह रहा है बाय MRS diminishes। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5:1 4:1 3:1 2:1 ये जो फॉल हो रहा है, ये ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो मिलने वाली हर यूनिट से यूटिलिटी क्या होती है? फॉल होती चली जाती है। अब जो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, उसमें कुछ एजम्पशंस के बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ें हमें एज्यूम करके चलनी पड़ती है। अगर हम बोलते हैं कि भाई अगर हम दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने से जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं उससे जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहता है। तो हमें कौन सी चीज़ों को एज्यूम करके चलना पड़ता है जिससे इंडिफरेंस कर्व का जो थ्योरी है वो फेल नहीं होती। सबसे पहली चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है कि 2 कमोडिटीज़ ही कंज्यूम की जाएंगी, 3 या 4 नहीं की जाएगी। नो सेटिटी, कंज्यूमर और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस के लिए ट्राई करेगा। उसको जितने ज़्यादा यूनिट्स या जितनी ज़्यादा कमोडिटीज़ मिलेंगी वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। थर्ड, ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसमें यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसमें हम इंडिफरेंस कर्व को बनाएंगे। ज्यादा सेटिस्फाई होगा तो हायर आईसी कर्व बनाएंगे, कम सेटिस्फाई होगा तो लोअर आईसी कर्व बनाएंगे। सिंपल। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो MRS है वो फॉल करेगा और रेशनल कंज्यूमर होगा, ठीक है। इन्हीं एजम्पशंस की वजह से प्रॉपर्टीज जो है आईसी कर्व की वो बनती है। देखिए, मैंने एक आईसी कर्व यहाँ पर बनाया हुआ है, एल शेप का होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? आईसी कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जो आईसी कर्व होता है वो ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स शेप का होता है। देखिए, कॉन्वेक्स शेप ये होती है ऐसे और कनकेव शेप होती है ऐसे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई आईसी कर्व कॉन्वेक्स शेप का क्यों होता है? रीजन है इसका ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
और उसमें क्या था, पीपीसी में क्या था, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है, ऐसे राइज नहीं करता, नीचे की तरफ फॉल करता है। ये भी क्यों होता है, जब हमें दूसरी यूनिट्स को ज़्यादा कंज्यूम करना है तो एक यूनिट को छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो स्लोप नीचे की तरफ आता जाएगा। हायर आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे मैंने बताया ना, आईसी मैप होता है, एक ही IC1 है, फिर IC2, फिर IC3। तो जितना ज़्यादा आईसी कर्व होगा, जितना ऊपर जाएगा आईसी कर्व, उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल शो करेगा। आईसी कर्व्स जो होते हैं, जो आईसी मैप में जो डिफरेंट आईसी कर्व्स बनाए जाते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, अब हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। अब ऑर्डिनल अप्रोच समझने के लिए दूसरी चीज़ बिल्कुल सही से समझनी जरूरी है कि बजट लाइन क्या होती है, बजट क्या होता है। देखिए, बजट लाइन एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जो ये शो करती है कि अगर कोई कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम को खर्च करता है कोई दो चीज़ को खरीदने के ऊपर, तो वो कौन से कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। तो बजट लाइन ये शो करती है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है कि एप्पल एंड बनाना वाला ये एग्जांपल लिया है। वहाँ पर हम ये आईसी कर्व में ये सीख रहे थे कि कोई दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने से जो कंज्यूमर है वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पे सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगी। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ 5 एप्पल अगर वो खरीदता है तो उसको वो बनानास नहीं खरीद पाएगा। अगर 4 एप्पल खरीदता है तो 2 बनानास खरीद पाएगा। 3 एप्पल खरीदता है तो 4 बनानास खरीद पाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बजट इक्वेशन होती है, उसको समझना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इक्वेशन ऑफ बजट। आपको आई होप दिख रहा होगा कि टोटल मनी स्पेंट इक्वल्स टू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ बी कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी कमोडिटी। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलते हैं कि कंज्यूमर के पास 20 रुपये हैं। अगर वो 20 रुपये एप्पल पे खर्च करेगा और एप्पल का रेट जो है 4 रुपये का एक एप्पल है, तो सारे 20 रुपये यहाँ पे खर्च कर देगा। उसको यहाँ पे खर्च करने के लिए 0 रुपीज़ बचे, तो वो एक भी यूनिट बनाना की नहीं ले पाएगा। सेकंड, अगर वो 4 एप्पल्स लेता है तो 4 4 जा 16 रुपीज़ यहाँ खर्च कर देगा। बचे हुए 4 रुपये अगर वो बनानास लेने जाएगा तो 4 रुपये में कितने बनाना ले पाएगा? फर्स्ट क्लास का भी बच्चा बता देगा, 2 बनाना ले पाएगा। तो वो 4 रुपये अपने यहाँ पे खर्च कर देगा। तो वो अपनी टोटल इनकम जो है अगर वो खर्च करता जाता है तो ये कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है। इसी को बजट लाइन बोलते हैं। इसी शेड्यूल को जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो बजट लाइन का एक स्ट्रेट लाइन आएगी और डाउनवर्ड स्लोप होगा। इसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट है। भाई आईसी कर्व में एमआरएस क्या था? एमआरएस वहां पर फॉल कर रहा था और पीपीसी में क्या कर रहा था? राइज कर रहा था। यहाँ पर कांस्टेंट है। देखिए, देख लेते हैं कैसे कांस्टेंट है। यहाँ पर 2:1 है, फिर 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। ठीक है, तो कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन बना है। और फॉल इसलिए कर रहा है कि अगर हमें मोर एप्पल चाहिए तो बनानास के कुछ यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये बजट सेट क्या है। बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों की डेफिनेशंस एक जैसी ही लगती हैं देखने में, लेकिन इसमें ना बहुत माइनर सा डिफरेंस ये है। बजट लाइन मैक्सिमम दिखाता है कि आप पूरे पैसे अगर खर्च करते हैं तो कौन सी कॉम्बिनेशंस को आप खरीद सकते हैं। लेकिन बजट सेट वो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताता है कि अगर आप टोटल पैसे खर्च भी नहीं करते तो आप कितनी यूनिट्स कौन सी कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है, बजट सेट थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट हो गया और बजट लाइन थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये दिखाता है कि हम टोटल खर्च करेंगे तो कौन सी यूनिट्स को या कौन सी कॉम्बिनेशंस को हम ले सकते हैं। तो जैसे ए बी सी, ये 3 कॉम्बिनेशंस जो है ये बजट दिखा रहे हैं, ये बजट लाइन है। ठीक है, तो और बजट सेट क्या है? मान लेते हैं कि यहाँ पर डी कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन चाहिए, इसके अंदर का जितना एरिया है और इसके ऊपर का भी एरिया जो है वो बजट सेट में आएगा। और बजट लाइन सिर्फ इस लाइन के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? ये रेशो होता है दोनों के प्राइस का। यहाँ पे आपका बजट क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, तो आगे हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बजट लाइन की। बजट लाइन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और
ये स्ट्रेट लाइन होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्यों होता है। क्योंकि जब अगर हमें एक चीज़ और कंज्यूम करनी है तो दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही हम एक चीज़ को गिव अप करते हैं तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन क्यों होता है ये मैंने बताया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो सेम होता है, जो रेशो होता है दोनों के प्राइसेस का वो सेम होता है। अब बात आ जाती है कि जो बजट लाइन में शिफ्ट होता है, बजट इन बजट लाइन दो तरीके से शिफ्ट होता है। या तो प्राइस के चेंज होने की इनकम के चेंज होने की वजह से शिफ्टिंग होगी, या जो कमोडिटीज आप कंज्यूम कर रहे हैं या खरीद रहे हैं उनकी प्राइस में चेंजेस होने की वजह से चेंज होगा। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली मान के चलते हैं आपकी बजट लाइन पहले ए बी थी, तो आप राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे, आपकी नई बजट लाइन बन जाएगी, मान लीजिए ए डैश या A1 B1। और अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आपकी नई बजट लाइन बनेगी A2 B2। ऑब्वियसली बात है, इनकम इंक्रीज करेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज करेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब बात आ जाती है कि अगर प्राइस में चेंजेस आते हैं तो क्या होता है। दो तरीके से हो सकता है। मान के चलते हैं एप्पल के प्राइस चेंज होते हैं, तो या तो एप्पल के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर एप्पल के प्राइस बढ़ गए तो क्या होगा, कम यूनिट कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, तो वो शिफ्ट कर जाएगा एप्पल के लिए लेफ्टवर्ड। और एप्पल सस्ता हो गया तो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड। सेम बनाना के साथ है, अगर बनाना सस्ता हो गया तो वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, ऊपर की अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और बनाना महंगा हो गया तो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो आई होप आपको आज ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। एक इसका लास्ट में छोटा सा टॉपिक बचता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी का बोर्ड में क्वेश्चन, तो वो मैं कल की वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सॉरी ये थोड़ी सी लेट आई है वीडियो, मैं कुछ काम में बिजी था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट 2-3 दिन लगातार वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूँ। और कल की वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम की पिक आ रही होगी और नीचे लिंक भी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।